Do you want to know? हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों लोग आज हम देखने जा रहे हैं एक नवा टॉपिक दैट इज स्प्रिंग। अगर आपको याद हो तो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में चार फोर्सेस के बारे में बात की थी, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, वो दोनों तो हमने अच्छे से देख लिए। फिर दूसरे दो फोर्सेस थे स्प्रिंग फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स। तो मैंने आपसे ये कहा था कि भाई हम चैप्टर में आगे जाके इन फोर्सेस के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आज हम देख रहे हैं उसी स्प्रिंग फोर्स के बारे में। सो बच्चों लोग सपोज करो कि ये मेरा एक रिजिड कांटेक्ट है, यहाँ से एक दीवार है या कोई रिजिड कांटेक्ट है और यहाँ से मैंने स्प्रिंग लगा रखी है और इधर एक ऑब्जेक्ट को लगा रखा है जिसका मास m है। अब इस मास को मैं F फोर्स से खींच रहा हूं जिसकी वजह से ये मास मतलब यहां से ये आ चुका है यहां तक, और ये जो चेंज हुआ इसको मैं बोल देता हूं x। ये जो चेंज हुआ लेंथ में कितना हुआ x, ठीक है। और इसकी पहले की लेंथ हम ले लेते हैं, चलिए n। तो बच्चा लोग इसके अंदर लगने वाली जो फोर्स है वो सेम टेंशन जैसी रही। अब सीधी सी बात है, आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को यूं खींचोगे तो स्प्रिंग क्या कोशिश करेगी, इधर ले जाने की। स्प्रिंग हम सबने यूज किया हुआ है, स्प्रिंग को नीचे खींचो तो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी, दबाओ तो ऊपर आ जाएगी। मतलब जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। अगर आप कभी स्प्रिंग को दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बाहर आ जाती है। Am I right? इसका मतलब एक चीज तो फिक्स हो गई कि जो स्प्रिंग फोर्स है FSP स्प्रिंग फोर्स वो हमेशा माइनस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रहेगी, हमेशा माइनस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स रहेगी। क्यों भाई, इसकी वैल्यू इक्वल नहीं होती है। मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ डायरेक्शन की। भाई आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही F स्प्रिंग लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये इसको याद रखने के लिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि आप स्प्रिंग को एक थ्रेड मान के चलो, एक स्ट्रिंग मान के चलो, डोरी जो हम पहले लेते थे। टेंशन कहां पे जनरेट होता था, अगर मान लो ये कांटेक्ट है और ये कांटेक्ट है, सो टेंशन कहां जनरेट होता था, एक इधर एक इधर। हमेशा आपने देखा ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे। सिमिलरली इसमें भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे होगा। सपोज करो कि ये पूरा ही स्प्रिंग ले लेवे अगर हम, सो एक FSP इधर होगा और एक FSP इधर होगा। ऑब्वियसली एक स्प्रिंग के अंदर हमेशा फोर्स सेम रहता है। जैसे एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हमेशा सेम रहती थी, वैसे एक स्प्रिंग के अंदर फोर्स हमेशा सेम रहेगी। समझ आ रहा है यहां तक? अच्छा, अब इसकी फॉर्मूला क्या होती है? सो FSP इज इक्वल टू माइनस ऑफ K डेल्टा X। ये है हमारे स्प्रिंग फोर्स की फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आई कहां से, इसका डेरिवेशन अभी हमें नहीं सीखना है, वो हम आगे जाके देखेंगे। बिकॉज एक साइंटिस्ट है हुक, सो ये हुक्स लॉ कहलाता है। हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने हमको ये डेरिवेशन करके दिया था। सेम डेरिवेशन हम आगे देखेंगे, फिलहाल इस चैप्टर में नहीं। अब यहाँ पे K क्या है, तो वैसे तो K का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, भाई कोई स्प्रिंग जो ढीली होती है, कोई स्प्रिंग काफी टाइट होती है, कोई स्प्रिंग छोटी है, कोई स्प्रिंग बड़ी है, तो हर स्प्रिंग का अपना एक काबिलियत होती है फोर्स लगाने की। दैट काबिलियत इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और डेल्टा x का मतलब क्या है? डेल्टा x का मतलब नेट एलोंगेशन, नेट एलोंगेशन या तो कंप्रेशन इन स्प्रिंग। भाई इसका मतलब आपके स्प्रिंग में कितना चेंज या कितना दबाव आया। एलोंगेशन मतलब कितनी स्प्रिंग खिंचाई या कितनी स्प्रिंग दबी। सो ये x जो है वो फिलहाल मेरा डेल्टा x है। डेल्टा x मतलब इस समय का x, ओके। और FSP का मतलब है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, ये माइनस क्यों लगाया हमने? माइनस का मतलब है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट होता है, इसलिए हमने ये माइनस लगाया। चलो, अगर मान लो सपोज करो कि डिंपल यहां खड़ी है और ये मुस्कान यहां खड़ी है, दोनों ने एक स्प्रिंग पकड़ के रखी है
और ये इसको यहाँ पे खींच रही है x1 अमाउंट से, ये इसको यहाँ पे खींच रही है x2 अमाउंट से। बताइए इन दोनों के बीच का स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? भाई ये स्प्रिंग फोर्स इधर आप बोलेंगे ये स्प्रिंग फोर्स हो गया kx1, ये स्प्रिंग फोर्स इधर आप बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स हो गया kx2। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, समझ आया? तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अरे किसी एक ही स्प्रिंग में अलग अलग फोर्स कैसे हो सकती है? हमने अभी भी क्या बोला कि स्प्रिंग के अंदर फोर्स हमेशा सेम रहती है, तो kx1 और kx2 अलग अलग कैसे? सपोज करो x1 3 मीटर है और x2 1 मीटर है, तो फिर ये वैल्यू अलग आएगी और ये वैल्यू अलग आएगी। तो एक ही स्प्रिंग के अंदर दो अलग अलग फोर्स पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज बच्चा लोग, हमने डेल्टा x को क्या बोला है? नेट एलोंगेशन। क्या बोला हमने? नेट एलोंगेशन। तो बच्चा लोग इसका फोर्स ये नहीं होगा। अच्छा इसका नेट एलोंगेशन कितना है? डेल्टा x कितना है? ये x1 खींच रही है और ये x2 खींच रहा है। सो नेट एलोंगेशन कितना हो गया? यहां से 1 मीटर, यहां से 3 मीटर। सो टोटल स्प्रिंग कितनी बड़ी हुई? 4 मीटर। भाई नहीं समझे? देखो एक जन यहां से खींच रहा है, कितना खींचा? 1 मीटर दूर लेके गया। दूसरा यहां से खींच रहा है, कितना? 3 मीटर दूर लेके गया। सो ओवरऑल स्प्रिंग कितनी बड़ी हो गई? पहले इतनी थी, यहां से इधर गई, यहां से इधर गई। ओवरऑल कितनी बड़ी हुई? इधर का 1, इधर का 3, ओवरऑल तो 4 मीटर बड़ी हुई। सो हमको वो ओवरऑल लेना है, नेट एलोंगेशन बोला जा रहा है। नेट का मतलब ओवरऑल, सब मिला के, ठीक है? सो फाइनली इसके अंदर की फोर्स हो जाएगी माइनस k x1 प्लस x2। समझ आ रहा है? फिर वो फोर्स आप यहां से देखो या यहां से देखो, वो इतना ही देगा। k नेट एलोंगेशन कितना है? x1 प्लस x2, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2। समझ आया बच्चों लोग यहां तक? सो भाई ये है स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हुए हमें आगे कई सारे क्वेश्चन है। चलिए पहले इतना लिख लीजिए। ओके, तो भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। भाई देखिए आपको यहाँ पे एक सरफेस दे रखी है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है A, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है B। इन दोनों के बीच में हमने लगा दी है स्प्रिंग। अच्छा ये देखना है भाई स्प्रिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन पे होती है। भाई तो एक बहुत ही इजी ट्रिक आपको बताता हूँ। स्प्रिंग फोर्स को आप हमेशा टेंशन की इक्विवेलेंट ले लीजिए। मतलब टेंशन का हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, सिमिलरली स्प्रिंग फोर्स भी फोर्स ऑफ कांटेक्ट से अवे हो जाएगा। सो भाई हमको स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, और पूछा हुआ है फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इफ बोथ द ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इफ both the blocks are shifted by 1 meter in, देखिए shifted by 1 meter in same direction, and second हमें पूछ लिया है in opposite direction। भाई इसका मतलब ये पूरे सिस्टम को, मतलब पूरे दोनों ऑब्जेक्ट को हम एक सेम डायरेक्शन में, दोनों को इधर लेके जाएंगे, और सेकंड टाइम में दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। सो भाई कितना फोर्स जनरेट होगा वो हमें बताना है। और ओके दैट्स इट। चलिए भाई फर्स्ट चीज ले लेते हैं। हमने क्या बोला है कि हम दोनों ऑब्जेक्ट को सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं। बोल देते कि चलो दोनों को हम इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं। कितना? 1 मीटर, इसको भी 1 मीटर, इसको भी 1 मीटर। हम लास्ट टाइम क्या देखा था? स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? K इनटू नेट एलोंगेशन। नेट एलोंगेशन यानी कि डेल्टा x नेट, कितना चेंज हुआ वो। अच्छा K की वैल्यू कितनी है? 100। अच्छा तो स्प्रिंग की लेंथ में क्या चेंज आएगा? सपोज करो ये मेरे दो ऑब्जेक्ट है और ये बीच की स्प्रिंग है,
मैं इन दोनों को डिस्प्लेस कर रहा हूं, दोनों को एक साथ लेके जा रहा हूं, क्या इसके लेंथ में कोई चेंज आएगा? भाई दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ जा रहे हैं ना, तो स्प्रिंग तो उतनी की उतनी रहेगी, इसका मतलब नेट एलोंगेशन 0। तो भाई इस समय स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन। सेकंड में हमको क्या बोल रखा है? देखिए ऑब्जेक्ट ए को इधर लेके जाया जा रहा है 1 मीटर, बी को इधर लेके जाया जा रहा है 1 मीटर, तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? K डेल्टा S, K की वैल्यू 100, बचा लो डेल्टा x मतलब नेट एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन। भाई टोटल एलोंगेशन कितना होगा? 1 मीटर इसके कारण, 1 मीटर इसके कारण। भाई ये दोनों 1 मीटर खिंचा रहे ना, सो स्प्रिंग जो खिंचाएगी 1 मीटर इस तरफ 1 मीटर इस तरफ, सो टोटल एलोंगेशन कितना होगा? टोटल एलोंगेशन 2 हुआ, सो 100 2 सा ये हो गया 200 न्यूटन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखें। भाई नेक्स्ट अब आपको दे रखा है एक पुल्ली दी हुई है, पुल्ली के एक तरफ स्प्रिंग लगी हुई है और पुल्ली के दूसरी तरफ स्ट्रिंग है, दोनों ही जगह पे मास लगे हुए हैं, एक है मास m और एक है 2m, एक का मास m है एक का मास 2m है। बच्चा लोग हमको पता है इसका मास ज्यादा होने की वजह से ये पूरा सिस्टम यूं जाएगा। भाई पुल्ली फिक्स्ड है, पुल्ली कैसी है? फिक्स्ड। ओके, सो मुझे पता है कि ये इस तरफ जाएगा, सो जो भी एक्सेलरेशन होगी इस तरफ और इसके ऊपर। अच्छा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्प्रिंग खिंचाएगी, एक स्प्रिंग पहले तो एक लिमिट तक खिंचाएगी, जब उसके खिंचाने की लिमिट खत्म हो जाएगी उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन हमको यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द एलोंगेशन, फाइंड द एलोंगेशन इन स्प्रिंग। भाई हमको यही पूछा है कि स्प्रिंग कितना खिंचाएगी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो खिंचाने के बाद कितना स्पीड से चलेगी, क्या एक्सेलरेशन होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, और हमें कुछ दे रखा है इसके बारे में नहीं, बस इतना ही बोला है। सपोज करो कि ये खिंचा के, देखो भाई यहाँ पे जरा फिगर ध्यान देना, हम ऐसा मान लेते हैं कि जब मैं ये मास को छोड़ूंगा, इसको रख दूंगा, उस समय पहले स्प्रिंग की लेंथ जो भी होगी, चलिए मैं उसको L बोल देता हूँ, स्प्रिंग की जितनी भी लेंथ थी उसको हम क्या बोल देते हैं? L। अब हुआ क्या कि स्प्रिंग अपने L लेंथ से, मैं तो इतनी स्प्रिंग खिंचा ली, ये L और इतनी स्प्रिंग जो है वो ऊपर खिंचा के आ गई, मैं इसको बोल देता हूँ चलिए x। तो मुझे एक्चुअली x की वैल्यू फाइंड करनी है, एलोंगेशन इन स्प्रिंग, तो एलोंगेशन कितना हो रहा है? x, तो मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत नीचे आ गया होगा 2m। चलिए दोनों का एफबीडी बना है, एक काम करो फटाफट लिख लो, इसको मिटा के यहाँ लिखते हैं हम लोग। ये मास m, ये 2m, तो भाई पहले हम इसका एफबीडी बनाते हैं, 2m का चलो एफबीडी बनाते हैं। 2m, भाई ये स्ट्रिंग है तो इसके ऊपर टेंशन लगेगी और इसके नीचे 2mg ग्रेविटेशनल फोर्स, मास कितना है 2m, तो फोर्स है 2mg। सो भाई इसके नीचे लग रहा है 2mg, ऊपर लग रहा है टेंशन और एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 2mg माइनस t इज इक्वल टू 2ma। F क्या होता है? नेट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? ट्वाइस, भाई मास 2m है ना, इसलिए हमने यहाँ पे 2m लिया। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमें किससे मतलब है यहाँ पे? क्या चीज सेम रहने वाली है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सी चीज सेम रहेगी? देखो एक यहाँ पे फोर्स है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पे एक नीचे mg, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर लगेगा। अब भाई ये फोर्स और ये
फोर्स हमेशा सेम होगा, सीधी सी बात है। एक स्प्रिंग, एक ही अगर स्प्रिंग है तो उसके अंदर की फोर्स हमेशा सेम रहेगी। इसको हम बोल देते हैं चलिए FSP, इसको देते हैं नंबर 1। अब हम सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की FBD बनाते हैं, इसके नीचे mg, इसके ऊपर FSP। क्या करेंगे इसमें भाई? भाई इसकी एक्सेलरेशन किधर है एक्चुअली? इसकी एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि FSP माइनस mg इज इक्वल टू ma। अब जितनी एक्सेलरेशन इसकी है उतनी ही इसकी भी होगी, am I right or not? अच्छा भाई FSP की फॉर्मूला क्या होती है? kx माइनस, इसको वहां भेज देते हैं, इज इक्वल टू ma प्लस mg, m कॉमन a प्लस g। अगर मेरे पास a की वैल्यू आ गई मतलब मेरा आंसर बन गया। क्यों? मुझे क्या करना है? x इज इक्वल टू m a प्लस g बाय k। मास की वैल्यू मेरे पास गिवन होगी, a एक्सेलरेशन मुझे ढूंढना है, तो एक्सेलरेशन क्या मैं यहां से ढूंढ पाऊंगा? यस और नो? बिकॉज़ बच्चा लोग हमको पता है कि जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना इसका भी तो होगा। जितने स्पीड से ये नीचे जाएगा उतनी स्पीड से तो स्प्रिंग भी खींचाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन सेम ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां से a की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालें? अच्छा एक और चीज भाई, यहां पे भी एक टेंशन लग रही है, क्या ये टेंशन स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होगा? जरा सोच के बताना। तो बच्चा लोग जरा यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, जितना यहाँ पे टेंशन लग रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग तो सेम ही है। आप समझ में क्या बोल रहा हूं? स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स है, बट ये जो डोरी है तो यहाँ पे टेंशन भी तो लगेगी। सो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं जितनी टेंशन ये उतनी टेंशन ये। इसका मतलब स्टूडेंट्स भाई ये जो FSP है इट विल नथिंग बट द टेंशन, इट विल नथिंग बट द टेंशन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं टेंशन की इक्विवेलेंट ले लूं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई T माइनस mg इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ना, फिर से शुरू करते हैं। चलिए ये नीचे जा रहा है, इस समय ये ऊपर जा रहा है और उसी के साथ साथ स्प्रिंग में चेंज भी आता जा रहा है। अब जितना टेंशन यहां लगेगा उतनी स्प्रिंग फोर्स भी यहां लगेगी, तो उस समय क्या होगा कि ये स्प्रिंग फोर्स इस टेंशन के इक्वल हो जाएगा भाई, बिकॉज़ पूरा एक सिस्टम ना एक ही डोरी से बंधा हुआ है, एक ही डोरी से बंधा हुआ है। इस वजह से यहाँ की टेंशन और यहाँ का स्प्रिंग फोर्स, देखो बच्चा लोग नाम अलग अलग है, अल्टीमेटली टेंशन भी एक फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स भी एक फोर्स है, सिर्फ अलग अलग जगह पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने नाम अलग अलग कर दिया है और कुछ नहीं। सो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ की टेंशन और यहाँ की स्प्रिंग फोर्स इक्वल, तो यहाँ जो टेंशन लगेगी और यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो भी इक्वल। सो ऊपर स्प्रिंग फोर्स मतलब ऊपर टेंशन, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं T माइनस mg इज इक्वल टू ma। चलिए ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर देते हैं। मैं थोड़ा सा इसको साइड में ड्रॉ कर लेता हूं, ऊपर टेंशन, नीचे mg, ऊपर एक्सेलरेशन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, T माइनस mg इज इक्वल टू ma। दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस टी कट 2mg माइनस mg इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 mn। एलिमिनेशन प्रोसेस याद है ना? एलिमिनेशन क्या है और कुछ नहीं किया है। सो यहाँ से mm कट, एक्सेलरेशन कितना मिल गया? g/3। अब ये तो हमारे पास है ही भाई, जिसको टेंशन लिया था वही तो एक्चुअली स्प्रिंग फोर्स है, यस और नो? सो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ स्प्रिंग फोर्स या टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू ma। इन शॉर्ट यही इक्वेशन में मैंने t की जगह पे FSP लिख दिया। बस अब तो हमारा आंसर आ गया। m a की वैल्यू कितनी है? g/3 प्लस g अपॉन k। ये क्या हो जाएगा? 4g/3। सो 4mg/3k ये आ जाएगा मेरा नेट एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। समझ आया क्या? अगर स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों एक साथ जुड़ी हुई है तो उसके अंदर का टेंशन और इसके अंदर का फोर्स इक्वल हो जाएगा। ओके
भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्प्रिंग बैलेंस का। स्प्रिंग बैलेंस पता है ना, जो कि वेट नापने का काम करता है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने, एक स्प्रिंग को एक पुल्ली से कनेक्ट कर दिया और पुल्ली के एक तरफ हमने लगा दिया है 2 kg का मास और दूसरी तरफ हमने लगा दिया है 4 kg का मास, 4 kg। अब अच्छा हमको पता है कि पुल्ली में से ये पूरा सिस्टम हो जाएगा, उसी के साथ साथ पुल्ली भी नीचे आएगी। क्या हो रहा है, एक तो पुल्ली में से ये मोशन इस टाइप से हो रहा है, इसका वजन ज्यादा तो यहीं पे नीचे आएगा, और दूसरा स्प्रिंग भी थोड़ा बहुत खींचा रही है। सो भाई क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अब अच्छा रीडिंग का मतलब क्या होता है, जो फोर्स स्प्रिंग के अंदर जनरेट हुई वो उसकी रीडिंग बन जाएगी। अल्टीमेटली मुझे क्या फाइंड करना है, स्प्रिंग फोर्स। अच्छा स्प्रिंग फोर्स किस तरफ होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे, ये स्प्रिंग फोर्स, ये हो गया नीचे तरफ टेंशन, ये हो गया नीचे तरफ टेंशन, डोरी सेम है तो दोनों सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारी जो रीडिंग होगी, यहाँ लिख देता हूँ ठीक है, जो हमको रीडिंग निकालनी है वो हो जाएगी FSP is equal to 2T। FSP is equal to 2T। भाई देखो ना, अगर मैं पुल्ली के FBD बनाऊं तो ऊपर FSP है, यहाँ पे एक T है और यहाँ पे एक T है। ये तो अल्टीमेटली इधर ही आएगा ना, भाई पुल्ली तो इधर जा रहा है, पुल्ली थोड़ा बहुत नीचे होगा, एलोंगेट होगा, सो स्प्रिंग फोर्स इन दोनों के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, सो मुझे अल्टीमेटली T की वैल्यू ढूंढनी है। शुरू हो जाए, बस अब खत्म। एक नवा कॉन्सेप्ट जो सीखना था स्प्रिंग बैलेंस में यही था कि इसकी रीडिंग मतलब इसका फोर्स और उसका फोर्स दोनों के टेंशन के बराबर हो जाएगा। वैसे सी बात है, जितना नीचे खींचाएगा उतना ही तो इस पे फोर्स लगेगा, समझ रहे हो ना। हमने पढ़ रखा है W is equal to mg और वेट क्या होता है, नथिंग बट द फोर्स। वेट इज नथिंग बट द फोर्स, तो इसकी जो रीडिंग है वो एक्चुअली फोर्स ही होगी। 9 को पढ़ा था ना, हाँ ओके। चलिए 2 kg की FBD बनावे, ऊपर लग रहा है टेंशन, देखो यहाँ पे लगेगा टेंशन, यहाँ पे लगेगा 2G और एक्सेलरेशन इधर डायरेक्शन में है, ये यहाँ से यहाँ, यस और नो। सो एक्सेलरेशन अपर डायरेक्शन में, तो हम क्या बोल सकते हैं, T minus 2G is equal to ma। ठीक है, मास 2 था तो m है, इसको वहां ले लेते हैं, T is equal to 2a plus 2g। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, इक्वेशन 1। सेकंड FBD बनावे, सेकंड FBD 4 kg की, 4 kg। भाई 4 kg में क्या हो जाएगा, एक यहाँ की तरफ टेंशन और नीचे mg, सो ये हो गया टेंशन और ये हो गया 4G और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो 4G minus T is equal to 4a बोल सकता हूँ। एलिमिनेट, T minus T कट गया, minus 4 minus 2 2G is equal to 4 plus 2 6a। a की वैल्यू ढूंढनी है तो a is equal to 2 by 6G, a is equal to 1 by 3G। एक्सेलरेशन 1 by 3G आ गई, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इक्वेशन 1 क्या था, 2 minus 2G is equal to 2 है, 2 minus 2G is equal to 1 by 3, सॉरी 2a की जगह पे 1 by 3G, इसको उठा के वहां ले जाओ, T is equal to 2 by 3G plus 2G। T is equal to LCM, 3 2 जा 6, 6 plus 1 8, 8G by 3। ओके भाई सिंपल LCM लिया, 3 2 जा 6, 6 plus 2 8, 8G by 3। अब हमने भाई G की वैल्यू भी अगर हम रख देवे, सो ये 8 into 10 by 3 हो जाएगा। इट मींस टेंशन इज इक्वल टू 80। हमारी रीडिंग कितनी देखी थी हमने, ये लिया, FSP is equal to 2T, so FSP is equal to
T कितना आ गया 2 into 80/3, ये हो गया 160/3, 160/3 मतलब 3.33 न्यूटन। इतनी आ जाएगी हमारी रीडिंग 53.33 kg, अप्रोक्सीमेटली 53 आप कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम कट करते हैं। भाई सपोज करो मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग ले रखी है, एक वीडियो ऑन नहीं किया है, तो भाई हम यहाँ पे एक स्प्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा दिया, बोल दो चलो 2 kg, यहाँ से स्ट्रिंग ले ली, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट रखा दिया 5 kg का, ओके। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमें क्या कहा जा रहा है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम, भाई इक्विलिब्रियम आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस डोरी को यहां से कट कर रहे हैं, ये डोरी को यहां से कट कर रहे हैं, स्ट्रिंग इज बीइंग कट। ठीक है, कुछ लग रहा है कि चीज शायद अब लग रहा है कि चीज हाँ। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे याद रखना, हमको बोला जा सकता है फाइंड द फोर्स इन द स्प्रिंग आफ्टर बीइंग कट, या फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द स्प्रिंग, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द फोर्स इन स्प्रिंग, या तो कहा जा सकता है एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग, या तो कहा जा सकता है कंप्रेशन इन स्प्रिंग, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो कंप्रेशन का मतलब क्या है, चेंज इन स्प्रिंग। भाई पहले स्प्रिंग मान लो इतनी खुली हुई थी, अब जैसे ही मैं उसको काटूंगा तो वापस ऊपर आएगी, एंड स्प्रिंग थोड़ा ऊपर चली जाएगी, अपनी ओरिजिनल लेंथ से ऊपर जाएगी। सो कितना कंप्रेस भाई एक स्प्रिंग जो होती है, सपोज करो कि किसी स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है L, ओरिजिनल लेंथ कितनी है L। अब मैं अगर उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा देता हूं तो सीधी सी बात है कि वो स्प्रिंग थोड़ा खींचा जाएगी, है कि नहीं। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट लगा दूंगा ये स्प्रिंग खींचा जाएगी। सो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं एलोंगेशन, चाहे एलोंगेशन हो चाहे कंप्रेशन। अब अगर मैं इसको दबा दूं, सपोज करो कि मैं ये ऑब्जेक्ट को परमानेंट हाथ से दबा रहा हूं, सो ये दब जाएगी, कुछ एक लिमिट तक दब जाएगी, सपोज करो यहां तक दब गई। सो ये जो चेंज आया इसको हम कहेंगे कंप्रेशन। अल्टीमेटली मुझे तो x की वैल्यू ही ढूंढनी है, कंप्रेशन फाइंड करने को बोले कि एलोंगेशन फाइंड करने को बोले, हमें करना क्या है, x की वैल्यू ढूंढनी है। और स्प्रिंग कांस्टेंट आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, चलिए बोल देते हैं यहाँ का स्प्रिंग कांस्टेंट है 35 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तीनों हम ढूंढ लेते हैं, फिर क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आवे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना, when string is cut tension becomes zero। देखो बच्चा ये जो हम कंडीशन देख रहे हैं ना, वो जस्ट आफ्टर कटिंग की बात है, जस्ट आफ्टर कटिंग, यानी कि जैसे उसको काटेंगे उसके तुरंत बाद क्या हलचल होगी वो देखना है, तुरंत बाद, यानी कि टाइम t = 0, काटते ही टाइम ऐसे नहीं कि 10 सेकंड बाद के 15 सेकंड बाद क्या होगा, नहीं, तुरंत क्या होगा वो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। सो तुरंत क्या होगा, जो टेंशन होगी स्ट्रिंग की वो तो 0 हो जाएगी, भैया ऐसे काट दिया तो मतलब वो खिंचाएगा ही नहीं, सो टेंशन जो होगी वो 0 हो जाएगी। लेकिन स्प्रिंग के अंदर तो एक फोर्स बनी हुई है, अब पहले इक्विलिब्रियम में था तो ये चीज यहाँ पे आएगी ना। देखो एक काम करता हूँ, मैं इसका एक फिगर बनाता हूँ, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। चलो इसको एक काम करते हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब होगा क्या कि थोड़ा बहुत तो खिंचा हुआ होगा, ये स्प्रिंग थोड़ी बहुत खींची हुई होगी,
उस समय हम इसको काट रहे हैं यहां से, तो स्प्रिंग के अंदर ऑलरेडी फोर्स आ गई, कितनी फोर्स होगी एफएसपी, नीचे कितना होगा टेंशन, सो एफएसपी इज इक्वल टू टी हो जाएगा। अच्छा ये टेंशन कितना होगा, जितना ये टेंशन होगा, अच्छा ये टेंशन कितना होगा, जितना नीचे ग्रेविटेशन लगेगा, भाई इक्विलिब्रियम है ना। अभी मैं कट करने की पहले की बात कर, कट करने से पहले क्या होगा, इक्विलिब्रियम है तो ये वाला फोर्स इज इक्वल टू ये वाला फोर्स, ये टेंशन mg तो ये टेंशन भी mg, और ये स्प्रिंग हो जाएगी इसके इक्वल, सो ये हो जाएगा FSP इज इक्वल टू mg। अब हमने क्या कहा, टेंशन बिकम जीरो बट स्प्रिंग फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। काटने के तुरंत बाद स्प्रिंग फोर्स उतनी की उतनी रहेगी। प्रैक्टिकली इमेजिन करो, कोई स्प्रिंग खींची हुई है, जैसे आप उसको छोड़ते हो तो वो लोग वापस फटाक से ऊपर जाती है, फिर एक चीज झूलती है, ये जो झूलना होता है ना उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे वो झूलना अवॉइड करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, हम पढ़ने वाले हैं आपके 11th स्टैंडर्ड में ही, बट अभी के लिए उसको हम अवॉइड करेंगे। हम ऐसा मान के चलेंगे देयर आर नो ऑसिलेशंस, कोई भी ऑसिलेशन नहीं है। चलिए शुरू करें हमारा आंसर, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ओके, आफ्टर कटिंग भाई कट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा नीचे, तो इसकी एफबी बनाने की कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं 5 kg की एफबी बनाता भी हूं तो उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ mg होगा, ऊपर तो टेंशन जीरो हो गया। मैं इसकी एफबी बनाता हूं 2 kg, ऊपर लग रहा है एफएसपी कितना mg और नीचे लग रहा है टेंशन। अब चलो टेंशन तो जीरो हो चुका है, यानी 2 kg के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, कितना FSP इज इक्वल टू mg। इसका मास कितना है 2, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन t, सो बाय स्प्रिंग फोर्स कितना आ गया 20 न्यूटन। तो हमको एक क्या ढूंढना था, स्प्रिंग फोर्स, तो हमने स्प्रिंग फोर्स ढूंढा। फिर हमको ये ढूंढना है एक्सेलरेशन। अब चलो ये जब जाएगा तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी, सो ये जितना भी फोर्स आएगा ये अपना नेट फोर्स होगा। भाई सीधी सी बात है, इमेजिन करो भाई जब ये ऊपर जा रहा है आग से, इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितनी लगेगी जरा सोच के बताओ, यही तो हमारा नेट फोर्स होगा ऊपर की तरफ में। बताओ बताओ कितना लगेगा, कुछ आइडिया? एक जन ने बोला -g, इज इट राइट? जैसे कट किया स्प्रिंग फोर्स इसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम में था एक्चुअली, पहले इक्विलिब्रियम में था, कट करने के बाद इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, ऊपर जाने लगा, एक्सेलरेशन आ गई। तो क्या अब मैं ऐसा कह सकता हूं FSP माइनस t, जो कि अब जीरो है। देखो हम क्या करते हैं, अगर एक्सेलरेशन लगता है तो हम क्या बोलते हैं, FSP माइनस t इज इक्वल टू mn, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन कट कर दिया है, सो टेंशन तो ऑलरेडी जीरो हो गई है, तो क्या FSP इज इक्वल टू mn हो जाएगा। FSP कितना है 20, मास कितना है 2, सो A इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2, यस 10। और 10 क्या है, g तो है, सो एक्सेलरेशन विल बी नथिंग बट दी -g। क्यों -g? ऊपर की डायरेक्शन है, इसीलिए हमने -g ले लिया। सो कट करने के तुरंत बाद, भाई एमसीक्यू में भी आता है, अगर मैं स्प्रिंग कट कर दूंगा तो ऊपर वाले सिस्टम में अगर स्प्रिंग है तो कितना एक्सेलरेशन लगेगा -g। बच्चों अगर मान लो कि यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट होता और एक और स्ट्रिंग होती तो थोड़ी कहानी अलग होती, थोड़ी देखेंगे। चलो इसके बाद हम मूवी देखते हैं, ठीक है। फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, अब कंप्रेशन पॉइंट है। कंप्रेशन मतलब x की वैल्यू, सो FSP है, सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ kx इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय k, k कितना है 35, कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 25 करो, 4/7 0.57 मीटर, इतनी आपकी स्प्रिंग अंदर दब जाएगी, ठीक है। सो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए हमको आना चाहिए, समझ आया? चलो यहां तक
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 3 kg का, एक स्ट्रिंग है, दूसरा एक ऑब्जेक्ट है 4 kg का, दोबारा एक स्प्रिंग कनेक्ट की है, एक और ऑब्जेक्ट है 5 kg का। कहा जा रहा है कि ये फिलहाल अभी इक्विलिब्रियम में है। आफ्टर अटेनिंग इक्विलिब्रियम द स्ट्रिंग इज कट। भाई इक्विलिब्रियम में आने के बाद हम फिर से ये स्प्रिंग को यहां से कट कर रहे हैं, फिर से स्प्रिंग को कट करेंगे। अच्छा भाई, कट करने से पहले की कंडीशन क्या होगी? देखो इसके नीचे mg, सो ऊपर fsp कितना हो जाएगा mg, सो ये वाला fsp कितना हो जाएगा, ये भी mg, इसके ऊपर टेंशन कितना हो जाएगा, सोच के बताना भाई। इसके नीचे एक FSP लग रहा है तो एक 4G भी तो लगेगा। चलो मैं इसको 5G बोल देता हूं। सो ये 5G, ये 5G। भाई इसका खुद का भी तो ग्रेविटेशन फोर्स होगा ना, इसका ग्रेविटेशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स 4 + 5, लो जी, ये जी, सुनो जी, है ना, नाम रखना। अच्छा, सो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 9G, इसी के साथ साथ इसका खुद का भी ग्रेविटेशन फोर्स 3G। सो बच्चों लोग यहाँ का स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया 9 + 3 12G। ये कब? जब ये इक्विलिब्रियम में था तब। लेकिन जैसे ही मैं इसको काटूंगा, जैसे मैं इसको काटूंगा टेंशन तुरंत ही 0 हो जाएगा। अब ये जो पूरा ब्लॉक है ये जा रहा है नीचे, और ये जो ब्लॉक है ये जाएगा ऊपर। भाई सीधी सी बात है ना, ये ब्लॉक पूरा नीचे। अच्छा एक चीज यहां ध्यान देना भाई, इसकी जितने एक्सेलरेशन होगी उतनी ही एक्सेलरेशन इसकी भी होगी। क्यों? अरे भाई दोनों कनेक्टेड है स्प्रिंग से, तो होगा कि नहीं भाई? एक बार जितना खींचा गया वो तो पूरा नीचे ही आएगा। इज इट? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे डोरी होती ना, सो डोरी के बीच में लगे हुए, मतलब डोरी के दोनों साइड लगे हुए अगर ऑब्जेक्ट गिरेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन सेम होती है, इक्वल टू g। लेकिन यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। भाई स्प्रिंग जब इक्विलिब्रियम में तो खींची भी है ना, अब वो जैसे नीचे गिरेगी तो धीमे धीमे पास में भी तो आएगी। ऐसा तो है नहीं कि स्प्रिंग अभी भी खींची भी रहेगी, अगर मैं उसको कट कर दूंगा तो वो दोनों नीचे भी गिरेंगे और साथ ही साथ स्प्रिंग भी थोड़ी दबेगी, मतलब अपनी ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करेगी। ठीक है? सो इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन से थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज़ वो नीचे भी गिर रहा है, साथ ही साथ स्प्रिंग भी उसको खींच रही है। समझ आ रहा है? लिख लो इसको, कहीं पे लिख लो भाई, इफ टू masses are connected by spring and allowed to fall। भाई allowed to fall का मतलब फ्री फॉल होता है ना, अगर allowed to fall फ्री फॉल होने दिया जाएगा, so acceleration of upper mass will be more than the lower mass। और अगर बीच में स्ट्रिंग होगी तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और वो भी g के इक्वल होगा। ये भी लिख लो, if two masses are connected by string and allowed to fall the acceleration of both blocks will be equal to g। ओके? ओके, अब फिलहाल इसको कट कर दिया है, तो कट करने के बाद क्या होगा? आफ्टर
जस्ट आफ्टर कटिंग। बच्चा लोग हम कौन सी सिचुएशन देख रहे हैं? जस्ट आफ्टर कटिंग। मैं 3 kg का अगर एफबीडी बनाऊं, सो इसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो कि कितना है? अभी तक 12 g के बराबर है। और इसके नीचे एक टेंशन तो जीरो, टेंशन जीरो हो गया, लेकिन बच्चा इसका खुद का ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा ना। खुद का ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा? 3g। सो एफएसपी कितना हो जाएगा भाई? एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ये ऊपर भाग रहा है, स्प्रिंग ऊपर भाग रही है। सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? FSP minus 3g is equal to ma। m कितना है? 3, यानी कि 3 है। बोलो भाई, समझ आया? पक्का? ओके। सो FSP is equal to 3a plus 3g। ये कितना हो जाएगा? 3 कॉमन a plus g। एक्सेलरेशन कितनी होगी? चलिए देखते हैं। यहां की जो एक्सेलरेशन होगी वही उसकी भी होगी। कितनी होगी देखते हैं। इसको दे दो नंबर 1, एफएसपी को दे दिया नंबर 1। चलिए इसका एफबीडी बनाओ तो 4 kg का। 4 kg के ऊपर टेंशन जो कि अब हो चुका है 0। इसके नीचे एक एफएसपी था, कितना था? 5g। और एक था इसका खुद का ग्रेविटेशन फोर्स 4g। अब ये ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। भाई इसकी एक्सेलरेशन में बोल देता हूं a डैश और इसकी एक्सेलरेशन बोल देता हूं a। ठीक है, तो ये कितना हो गया? a डैश। व्हाट विल डू? ओके, सो भाई एक्सेलरेशन नीचे है, सो FSP देखो ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, दोनों सेम डायरेक्शन में। FSP plus 4g is equal to ma डैश। ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं है, टेंशन जीरो है, सो जो भी यही है नीचे डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएगा। अच्छा FSP कितना? 5g plus 4g is equal to ma डैश। मास कितना है यहाँ का? 4, तो ये हो जाएगा 4a डैश। 5 plus 4 9g is equal to 4a डैश। नहीं सॉरी, सही है। सो a डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 9/4g। a डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 9/4g। ओके चलिए, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन आपको मिली। अब इसकी फाइंड करते हैं। भाई 5 kg का एफबीडी, इसके ऊपर FSP 5g, इसके नीचे इसका वेट, इसके नीचे इसका वेट 5g। समझ आया भाई? और एक्सेलरेशन नीचे, एक्सेलरेशन इसकी नीचे हो रही है। सो क्या हम ऐसा कह सकते हैं 5g minus 5g? ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चा यहाँ पे? जरा देखो ध्यान से, ऊपर भी 5g नीचे भी 5g। नीचे भी 5g, देखो नीचे ग्रेविटेशन फोर्स इक्विलिब्रियम में था तो स्प्रिंग फोर्स भी 5g था। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, लेकिन इसमें नेट फोर्स तो जीरो लग रहा है। नेट फोर्स जीरो लग रहा है भाई, नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। सीधी सी बात है, एफ नेट अगर जीरो है तो एम में भी जीरो हो जाएगा, तो ए भी तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा ब्लॉक है ये ए डैश एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रहा है। हमने यही देखा था कि इसकी एक्सेलरेशन से ज्यादा इसकी एक्सेलरेशन होगी। अब हो क्या रहा है कि ये पूरा ब्लॉक नीचे गिर रहा है, सो पूरे ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? ए डैश, और उतनी ही एक्सेलरेशन ऊपर वाले की भी हो जाएगी। जैसे काटो आप टिश्यू, दोनों एक ही झटके से गिरेंगे, जस्ट बाद, ये जस्ट बाद की बात है, एकदम से ऊपर। इसका मतलब अब ये जो हमको a चाहिए वो क्या हो जाएगा? 9/4g। ओके, सो therefore FSP is equal to 3। a की जगह पे 9/4g plus g। LCM 9 plus 4 13,
G/4, ये हो जाएगा 39 इंटू 10/4, 2 2 जा 2 5 जा कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, 15 19 195/2, FSP is equal to 9 जा 18, 7.5 न्यूटन, 97.5 न्यूटन। सही है, समझ आया बच्चा लोग? कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करो, कॉन्सेप्ट पे। भाई जब स्ट्रिंग कट की जाएगी, इतना याद रखो कि जब स्ट्रिंग कट की जाएगी उस समय इस टेंशन, उसके अंदर का टेंशन तुरंत जीरो हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स उतनी की उतनी ही रहेगी। जस्ट आफ्टर कटिंग, में बार बार बोल रहा हूं, कट करने के तुरंत बाद, कट करने के 2 सेकंड बाद कुछ और कहानी होगी, 10 सेकंड बाद कुछ और कहानी होगी। ओके, चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हरी अप। बच्चों जो सिस्टम हमने अभी लिया था ना, उसी सिस्टम को लेते हैं, लेकिन डोरी के बदले स्प्रिंग को कट करते हैं। ठीक है, यहां से एक स्प्रिंग, यहां पे एक ब्लॉक था 3 kg का, राइट, यहां पे स्प्रिंग, यहां पे एक ब्लॉक 4 kg, यहां पे फिर से स्प्रिंग, यहां पे फिर से एक ब्लॉक 5 kg। बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग को कट करेंगे, ये वाले स्प्रिंग, इसको नहीं। तो याद रखना, if a spring is cut, भाई FSP तो जीरो हो जाएगा, FSP तो जीरो हो जाएगा। सीधी सी बात है, स्प्रिंग को कट करूंगा तो वो खींचेगी तो है ही, जो स्प्रिंग पहले खिंचा रही थी वो कोशिश क्या करती है वापस आने की, लेकिन जैसे उसको कट करूंगा क्या वापस आएगी? आएगी नहीं, वो तो बिखर जाएगी। तो FSP तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इस बार टेंशन सेम नहीं रहेगा। पिछली बार हमने क्या देखा था, टेंशन जीरो हो जाता था लेकिन स्प्रिंग फोर्स सेम रहता था। इस बार स्प्रिंग फोर्स जीरो, लेकिन टेंशन सेम नहीं होगा। टेंशन will self adjust itself, will adjust itself। मतलब टेंशन जो है कट करने के बाद अपने आप को फिर से चेंज कर देगा, फिर से एडजस्ट करेगा। कैसे? चलिए देखते हैं। भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस पे किस पे कितनी फोर्स लगेगी पहले वो देख लेते हैं। भाई नीचे कितनी लगेगी mg, ऊपर FSP लग जाएगी mg, इक्विलिब्रियम में है इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स 5g, इसकी खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स 4g। ओके, यहाँ पे टेंशन कितना हो जाएगा 4 + 5 9g, यहाँ पे भी टेंशन हो जाएगा 9g। सो यहाँ का FSP कितना हो जाएगा, ये 9g और इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स 3g, तो 3 + 9 12g। ये तो सेम पहले जैसी कहानी। अब हम इसको कर देते हैं कट। हमने क्या बोला था भाई, ये स्प्रिंग फोर्स अब जीरो हो जाएगी, ये स्प्रिंग फोर्स जीरो, तो भाई ये पूरा ब्लॉक नीचे आएगा, ये पूरा ब्लॉक नीचे आ जाएगा और ये टेंशन अपने आप को एडजस्ट करेगा इसके हिसाब से। चलिए एक एक का एफबीडी बनाते हैं। 3 kg का एफबीडी बनाते हैं। क्या होगा 3 kg? भाई ऊपर तो जीरो हो जाएगा, FSP जीरो, इसके नीचे क्या बचेगा, एक टेंशन, एक ग्रेविटेशन तो होगा ही होगा, लेकिन बच्चा लोग अब जो टेंशन लग रही है वो चेंज हो जाएगी, वो 9g नहीं रहेगी, सेल्फ एडजस्टिंग। भाई अब उसके ऊपर जितनी फोर्स होगी या उसके ओवरऑल जो फोर्स होगी वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा, चेंज करेगा। सो अब मैं यहाँ पे 9g नहीं ले सकता। हाँ, ये चीज सही है कि ये चीज यहाँ पे होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स 3g होगी, लेकिन टेंशन क्या होगा पता नहीं। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। एक और चीज, भाई हमने क्या देखा था कि जिस स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग अगर सेम है तो उसकी एक्सेलरेशन भी सेम होगी, मतलब ये सेम एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा देखते हैं, इसके एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। चलिए, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे है a, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं,
सो 3g plus t is equal to ma और मास कितना है 3। क्लियर? इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। 4 kg का ब्लॉक बनाते हैं भाई। 4 kg के ऊपर क्या हो रहा होगा? ऊपर की तरफ टेंशन कितनी है पता नहीं, लेकिन हाँ ये दोनों इक्वल होगा, दूरी सेम है तो टेंशन भी सेम। इसके नीचे ग्रेविटेशन फोर्स और ये वाला स्प्रिंग फोर्स तो अभी भी उतना का ही रहेगा। यहाँ पे ये दोनों कट किया है, ये तो बरकरार है, ये स्प्रिंग बरकरार है तो ये उतना का उतना ही रहेगा। और एक्सेलरेशन अभी भी नीचे है। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 4g plus 5g is equal minus t is equal to ma। समझ आ रहा है हमने क्या किया? एक्सेलरेशन नीचे है तो नीचे वाली फोर्स माइनस ऊपर वाली फोर्स, नीचे वाली फोर्स दोनों ऐड हो जाएगी। 4 plus 5 9g minus t is equal to 4a। ये इक्वेशन 2, इसको यहां पे ले लेते हैं। सो 9g minus t is equal to 4a। एलिमिनेट, t गया, 12g is equal to 7a। a कितना आ गया 12/7g। ये मिल गई हमको एक्सेलरेशन की फॉर्मूला या वैल्यू। ओके, अब इसका f भी बनाते चलिए 5 kg का। भाई 5 kg पे ऊपर लग रही है एक स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स तो अभी तो उतनी की उतनी रहेगी, चेंज तो होगी नहीं। और नीचे क्या लग रहा है इस पे फिर से mg यानी 5g। अरे बाप रे, ऊपर भी 5g नीचे भी 5g। एक्सेलरेशन भाई इसके एक्सेलरेशन 0 क्यों आ रही है? क्योंकि एक्चुअल में जो अब फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के ऊपर लग रहा है। भाई स्प्रिंग ने इसको पकड़ के रखा है, जितना ग्रेविटेशन फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है, उतना ही फोर्स स्प्रिंग ऊपर की तरफ दे रही है, पकड़ के रखा है। सो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब ये अकेला ऑब्जेक्ट अलग नहीं गिर रहा है, ये इनके साथ गिर रहा है। भाई इस अकेले ऑब्जेक्ट की अगर बात करूं तो एक्सेलरेशन 0 है, देखो नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर मैं पूरे सिस्टम की बात करूं सो एक्सेलरेशन आ जाएगी 12/7g। g के बदले 10 रख दो तो आपको अपनी वैल्यू मिल जाएगी। समझ आ रहा है बच्चा लोग? सो इस तरीके से अगर स्ट्रिंग कट की जाए या स्प्रिंग कट की जाए सो कॉन्सेप्ट याद रखना। पहला, अगर स्ट्रिंग है तो एक्सेलरेशन सेम रहती है, स्प्रिंग में एक्सेलरेशन चेंज होती है। दूसरा कि भाई अगर उसको फ्री फॉल करने को दिया जाए सो कौन सा ऑब्जेक्ट साथ में जाएगा, कौन सा ऊपर जाएगा वो याद रखना। ठीक है।